हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा इस चैनल पर। मेरा नाम है सैयद। आज हम लोग एंग्लो मराठा वार के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे इस टॉपिक में। तो क्या है एंग्लो मराठा वार, क्यों हुआ है ये एंग्लो मराठा वार और इसका इम्पैक्ट क्या रहा है मराठा साम्राज्य में, इन सारी बातों के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या है मराठा वार, इसको हम समझेंगे। क्या है एंग्लो मराठा वार, इसका मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में जो जंग हुई है, जो युद्ध हुआ है, उसे ही हम एंग्लो मराठा वार कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में 3 जंगें हुई है। उसमें एंग्लो मराठा वार 1, एंग्लो मराठा वार 2 और एंग्लो मराठा वार 3 के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग एंग्लो मराठा वार 1 के बारे में हमारे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मराठा साम्राज्य को स्थापित किया है। इनके बाद संभाजी महाराज ने रूल किया, उसके बाद संभाजी महाराज 2, ऐसे करके उनके वंशी लोग इस पर रूलिंग किया है। इनके बाद जो महाराजों के बाद देखिए पेशवा का युग आया है। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो किंगडम को चलाता है, उसे ही पेशवा कहते हैं। तो 18th सेंचुरी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल राज्यों में से मराठा साम्राज्य को एक देखा जाता था, क्योंकि तब के हिसाब से इंडियन टेरिटरी, जो सबकॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अखंड भारत जैसा इंडियन टेरिटरी है, उस पर मराठा साम्राज्यों का राज चलता था। इसीलिए मराठा साम्राज्यों को सबसे ताकतवर साम्राज्य में से एक माना जाता था। लेकिन 1761 में तीसरा पानीपत वार हुआ था। उस वार में मराठाओं की हार होती है। इस हार में वो लोग को बहुत लॉसेस देखने को पड़ता है, उसके साथ साथ उनकी टेरिटरी भी कम होती है। इससे क्या होता है, मराठा साम्राज्य थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन तभी भी मराठा की टेरिटरी बहुत बड़ी रहने से ये तभी भी बहुत स्ट्रांग रहते, बहुत शक्तिमान राज्यों में से मराठा साम्राज्य को देखा जाता है। तो एंग्लो मराठा वार क्यों आया है, इसका रीजन क्या है, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ही एंग्लो मराठा वार आया है। तो कैसा आया है, 1761 में तीसरा पानीपत वार के बाद क्या हो गया, मराठास को बहुत सारा नुकसान देखने को मिला। उसके साथ साथ क्या हो गया, जो तब के पेशवा बालाजी बाजीराव पेशवा के जो भाई थे, वो लोग की देहांत हो गई। उसके साथ साथ उनके एक बेटे की भी देहांत हो गई। कुछ दिन के बाद क्या हो गया, जो बालाजी बाजीराव है, उनकी भी देहांत हो गई। इसके बाद क्या हो गया, पेशवा बनने के लिए 2 लोग देख रहे थे। उसमें से एक है रघुनंदन राव को राघोबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन है, बालाजी बाजीराव के भाई है। और इनके साथ साथ बालाजी बाजीराव के 2 बेटे, एक माधवराव और एक नारायण राव। तो पेशवा बनने का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेकिन जो 12 बाई काउंसिल है, दो मराठा मिनिस्ट्री, 12 मेंबर्स मिनिस्ट्री था, उसमें 12 बाई मिनिस्ट्री कहते हैं हम। तो वो लोग माधवराव को चूज करते हैं और माधवराव को पेशवा बनाने का कोशिश किया जाता है। तो इस डिसीजन से रघुनंदन राव को पसंद नहीं आता है, वो इंटरनल कॉन्स्पिरेसीज करता रहता है। लेकिन 16 साल के होते हुए माधवराव ने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देते, उसके साथ साथ अच्छे रिलेशनशिप रखते उनके मिनिस्ट्रियों के साथ, और जो भी लॉसेस हुआ है पानीपत वार 3 में, उन लॉसेस को कवर करते हैं, उनकी टेरिटरी को रिकवर करते। ऐसा अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है माधवराव के दौर में। लेकिन क्या होता है, ट्यूबर का ये जो रघुनंदन राव है ना, ये कॉन्स्पिरेसीज करते रहता है, इंटरनल वार्स लिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे पेशवा बनने के लिए बहुत इच्छा रहती है। तो तब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे बोल के पता चल के माधवराव ने क्या करता है, रघुनंदन राव को हाउस अरेस्ट करता है। जो शनिवार वाड़ा में इसके हाउस में इन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद उन दिनों के बाद 1772 में ट्यूबरक्लोसिस से माधवराव 1 की जो देहांत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, नारायण राव आते हैं। नारायण राव कौन है, माधवराव के भाई है। लेकिन इन्हें माधवराव जैसा एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं आता है, और ये प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते। इनके कंट्रोल में मिनिस्ट्रीज भी नहीं रहते। उसी के साथ साथ जो रघुनंदन राव को हाउस अरेस्ट करा गया था ना, वो भी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या करते हैं, वो कैसा भी पेशवा बनने के लिए इच्छा से क्या करते हैं, कॉन्स्पिरेसी कर नारायण राव को असॉल्टेट कर देते हैं, उनको मारा जाता है नारायण राव को। इसके बाद वो खुद पेशवा का डिक्लेयर कर लेते हैं और वो पेशवा के पद पे चढ़ जाते हैं। लेकिन जो 12 बाई मिनिस्ट्री है और जो मराठा में पेशवा से ना, वो लोग को मालूम है कि ये रघुनंदन राव की एक चाल है, उसने ही खत्म कर पेशवा का पद ले लिया है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद नारायण राव की जो बीवी है गंगा भाई, वो प्रेग्नेंट रहती है। कुछ दिन के बाद क्या होता है, उसे एक बेटा जन्म होता है। उस बेटे का नाम सवाई माधवराव रखा जाता है। सवाई माधवराव मतलब ये
माधवराव से भी तेज और माधवराव से भी स्ट्रांग और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला बनेगा बोलकर फ्यूचर क्रिएट करते हुए इसका नाम सवाई माधवराव रखा जाता है। इसका माधवराव टूर से भी जाना जाता है इसका नाम। तो क्या होता है तभी ये 12 भाई मिनिस्ट्री है ना, 12 भाई है ना मराठा साम्राज्य में, ये लोग क्या करते हैं, उसमें से नाना फडणवीस जो उसमें मेन मिनिस्ट्री है थे, उन्होंने सवाई माधवराव को पेशवा बनने का प्रपोजल रखते हैं। उसके बाद सारे 12 मिनिस्ट्रीज इसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कर कर सवाई माधवराव को पेशवा बना दिया जाता है। तो इस बात से नाखुश होते हुए रघुनंदन राव क्या करते, बॉम्बे में है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते, क्योंकि उन्हें पेशवा बनना बहुत जरूरी है और पेशवा रुकना बहुत जरूरी है, इसलिए वो वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद उन लोगों से एक ट्रीटी बनाते हैं। वो ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सूरत। ये ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या देखा जाता, 1775 में मार्च 6 के दिन कर्नल कटिंग के साथ एक मीटिंग बैठते। उस मीटिंग में क्या बात होती है, सल्सेट और बासिन की जो टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स को दिया जाने की होती है, और उसके साथ साथ सूरत और बरोच की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी वो इनकम उन्हें देने की बात होती है। इसके बियॉन्ड में, तो इसके बदले में रघुनंदन राव को 2500 आर्म फोर्सेस, ब्रिटिश आर्म फोर्सेस देने के लिए बात होती है। तो ये बात होने के बाद 1775 मार्च 15 के दिन ये गुजरात से, जो सूरत है ना, सूरत से पुणे के लिए रवाना होते हैं मराठा साम्राज्य पे युद्ध करने के लिए। तभी ये ब्रिटिश आर्मी के साथ रघुनंदन राव जो राघोबा है उनकी आर्मी भी इसमें शामिल होती है। लेकिन 1775 में 18 के दिन इस वार को हरा दिया जाता है। इसकी लीडरशिप में हरिपत फड़के ने, उनके लीडरशिप में ये वार लड़ा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को हमला कर कर उनको सबको खत्म कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। हरा देने के बाद क्या होता है, इधर मराठा एम्पायर में से भी ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ इधर ब्रिटिशर्स के एम्पायर में से भी सैनिक बहुत लोग की जाने जाती है। इससे क्या होता है, अपर हैंड मराठा के रहने की वजह से ये वार यहाँ कर ही रुक जाता है। तो इससे मराठा की जीत होती है। इस जीत मालूम होने के बाद जो ईस्ट इंडियन कंपनी के गवर्नर जनरल जो है बैरन हेस्टिंग को पता चलती है इस बात के बारे में, जो सूरत ट्रीटी हुआ है, तो उसको उन्होंने कैंसिल कर देते। कैंसिल करके जो पुणे की मिनिस्ट्री से, पुणे से मिनिस्ट्रीज के साथ एक मीटिंग लगाते हैं। एक मीटिंग का 1776 मार्च 1 के दिन एक मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में क्या बात करते हैं, एक ट्रीटी कर लेते हैं। ये ब्रिटिशर्स भी और पुणे के मिनिस्टर्स क्या मीटिंग करते हैं, क्या ट्रीटीज, क्या एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। उसमें देखा गया तो मेनली जो सवाई माधवराव है उनको पेशवा माना जाएगा, उनको पेशवा के तौर पे माना जाएगा। उसके बाद जो रघुनंदन राव है इस कॉन्स्पिरेसी किया है, उन्हें कुछ नहीं बोला जाएगा, उन्हें भिजा दिया जाएगा और उन्हें साल साल को पेंशन देने की बात होती है। उसके साथ साथ जो ये सल्सट और बासिन का टेरिटरी का इनकम है वो ब्रिटिशर्स को देने की बात होती है। इसके साथ साथ जो मराठा एम्पायर में दूसरे नेशन के मतलब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लाइक फ्रेंच ऐसा कंट्रीज थे ना, उन लोग को मराठा एम्पायर में आने के लिए नहीं देने की बात होती है ये ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये ट्रीटी बनाते हुए ट्रीटी ऑफ पुरंदर बनती है ये ट्रीटी। तो इसके बाद उसके बाद क्या होता है कि 1779 में और एक वार होता है। वो वार का नाम है वारगांव वार है। तो 1779 में वार क्यों हुआ है, इसका रीजन है 1777 में जो नाना फडणवीस थे उन्होंने जो पुरंदर ट्रीटी है उसे कैंसिल करते हुए क्या किया, फ्रेंच वालों को वेस्टर्न कोस्टल घाट्स में एक पोर्ट को गिफ्ट के तौर पे दे दिया। क्यों गिफ्ट के तौर पे दे दिया, फ्यूचर में फिर ब्रिटिशर से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारी आर्म फोर्सेस को हम और इम्प्रूव करना चाहिए और डिफेंस सिस्टम और अच्छी बनाना चाहिए बोलकर उन्होंने फ्रेंच वालों से ये एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये बात ब्रिटिशर्स को मालूम हो जाती है। ये बात ब्रिटिशर्स को मालूम होने के बाद वो सूरत से डायरेक्ट फिर पुणे पर हमला कर देते हैं। तभी यहाँ पर क्या होता है, महानदी शिंदे जो मिनिस्ट्री है 12 भाई मिनिस्ट्री में से महानदी शिंदे, उनकी लीडरशिप में ये जंग लड़ा जाता है। ये जंग में क्या होता है, ये गोरिल्ला वॉर टेक्निक्स यूज कर कुछ लालच देते हैं ब्रिटिशर्स को। कैसा लालच देते हैं, कई लोग कुछ लोग क्या करते हैं,
उन लोग के सामने जाके मिल जाते हैं, ब्रिटिशर्स के सामने जाके मिल जाते हैं। तो ये कम लोग आए बोल के उन लोग पर अटैक करने के लिए ब्रिटिशर्स आते हैं, तभी ये पूरे सराउंडिंग करके वो लोग को अटैक करते हैं वो लोग पर। उसके बाद क्या करते हैं, जो वो वाड़गांव गांव में ब्रिटिशर्स आए बोल के जानते हुए वो वाड़गांव गांव के एरिया को जला देना, और जो बोरवेल्स है, जो वेल्स रहते, बौली थी, उसमें क्या बोलते केमिकल्स, विषानिक केमिकल्स ऐसे डालना, उससे उन लोगों पर अटैक करना, और कंप्लीट उन लोगों के ऊपर अटैक कर देने की वजह से वो सारी ब्रिटिश आर्मी सरेंडर हो जाती है। तो सरेंडर होने के बाद तब एक एग्रीमेंट किया जाता है, जब ये एक ट्रीटी होती है। वो ट्रीटी क्या है, ट्रीटी ऑफ वाड़गांव। ट्रीटी ऑफ वाड़गांव क्या है, जो भी 1773 में एग्रीमेंट्स हुए इस ट्रीटी में, जो भी लैंड, जो भी टेरिटरी ये ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई की है, वो सब पीछे ले लेने का, उसके साथ साथ जो भी इनकम उन लोगों को जा रहा है वो भी ले लेने का। तो यही बात गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वारेन हेस्टिंग को पता चलती है। इस बात से वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, ये लोग हम को सरेंडर कराते क्या बोलकर, ये इन्होंने क्या किया, फिर जंग इनके मराठा एम्पायर के ऊपर भेज दिया जाता है। तो भेज देने के बाद क्या हो गया, 1779 में अहमदाबाद को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। फिर उसके बाद 1780 में जो बसिन है, बसिन डिस्ट्रिक्ट्स को ये कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, महादजी शिंदे और ये वारेन हेस्टिंग की जो भी उन्होंने भेजे सो आर्म फोर्स है, जनरल डोनाल्ड, इनके आध्वर्य में बड़ी जंग होती है। ये जंग में क्या होता है, दोनों तरफ ही ह्यूज लॉसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन अपर एंड मराठा का रहता है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ज्यादा लोग मरते हैं, ये भी ज्यादा लोग मरते हैं, लेकिन ये वॉर एक उस पर नहीं आता है कि जैसा कि कौन जीते कौन हारे नहीं आता है, लेकिन लॉसेस दोनों तरफ होते हैं, लेकिन अपर हैंड थोड़ा मराठा एम्पायर का रहता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, वारेन हेस्टिंग क्या करते हैं, एक ट्रीटी बना देते हैं, ये वार को यहीं रोके जाता है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक ट्रीटी बनाएंगे, क्या है कि मेनली वो ट्रीटी में सवाई माधवराव को हम लोग पेशवा मानते हैं, उनको पेशवा घोषित किया जाता है। उसके साथ साथ जो रघुनंदन राव है, रघुनंदन राव को पेंशन दिया जाएगा, और हर साल 3 लाख का पेंशन उन्हें दिया जाएगा। और उसी बात में रघुनंदन राव मराठा एम्पायर से भी बात की है कि मैंने ये पेशवा नहीं बना है, फ्यूचर में मेरा बेटा बनना चाहिए, उसके लिए आप बात दिए तो ही मैं ये कॉन्स्पिरेसीज नहीं करता हूँ बोल के बोलता है। तो उन्हें उनके बेटे को ये फ्यूचर में आप अगर चाह पेशवा बनने का चांस रहा तो बनाएंगे, और मिनिस्ट्री भी बनाने की बात दी जाती है। उसके बाद जो बसीन और सलसट का टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स को दिया जाता है। उसके बाद मेनली क्या है, 20 ईयर्स का पीस मेंटेन करना। 20 ईयर्स पीस मेंटेन करना क्या है कि दो राज्यों के बीच में लड़ाई नहीं होना है, कोई भी कॉज के एक एग्रीमेंट बनाते हैं। इससे क्या होता है कि मराठा टेरिटरी बच जाती है, और उन लोग की उनकी टेरिटरी बच जाती है, और ब्रिटिशर्स को भी भारत देश के अनेक पार्ट्स, जो डिफरेंट पार्ट्स है ना, डिफरेंट राज्य है ना, उस पर अटैक करने के लिए उन लोग को टाइम मिलता है। इससे क्या होता है कि और एक अग्रीमेंट क्या है कि जो भी फॉरनर्स है, जो फ्रेंच हो, पोर्चुगीज हो, डच हो, वो लोग को मराठा एम्पायर में लाने के लिए नहीं लाने के लिए बात होती है। तो इससे क्या होता है कि मराठा की यूनिटी की वजह से मराठा एम्पायर एक रहती है, क्योंकि उसमें मेन रोल नाना फडणवीस और महादजी शिंदे की लीडरशिप की वजह से जो मराठा एम्पायर टुकड़े होने वाली थी वो बच जाती है। उसके साथ साथ उनकी टेरिटरी को बचा ले सकते हैं। इसी में ही इन लोग को हेल्प के लिए ये जो और वाड़गांव वार के बाद दो युद्ध हुआ है, वारेन हेस्टिंग की विजय सो युद्ध में इन लोगों के साथ आसपास के राज्य, जो मैसूर राज्य, जो निजाम राज्य, ये राज्य भी मराठास के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स पे हमला किया था। तो इस वजह से और स्ट्रांग आर्म फोर्स होने की वजह से ये लोग अपर हैंड रहा है। लेकिन इस 20 इयर्स के गैप के बाद क्या हो गया, दो राज्यों में पीस मेंटेन करने के बाद ब्रिटिशर्स को बहुत टाइम मिला इंडिया के दूसरे पार्ट्स में, दूसरे राज्य पर अटैक करने के लिए। तभी वो मैसूर पे अटैक करके टीपू सुल्तान को हरा दिए 1799 में। इसी के साथ साथ ये एंग्लो मराठा वार 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एंग्लो मराठा वार 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों एंग्लो मराठा वार 2 हुआ है, इससे किसकी जीत और किसकी हार हुई है पता चलेगा। और मेरा इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मुझे बूस्टअप मिलता है बहुत। सो ऐसे स्टडी रिलेटेड कंटेंट मैं आपको अपने चैनल में बनाऊंगा, हिस्ट्री रिलेटेड, ज्योग्राफी रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल रिलेटेड और करंट इश्यूज रिलेटेड मेरे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा।
और मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। प्लीज एडजस्ट कर लेना मेरे इस हिंदी को। लेकिन मेरी कंटेंट अगर अच्छा दिखे तो आप लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ साथ मेरा इस टॉपिक कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।